दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सीएम योगी बोले अनलॉक 1 का मतलब आजादी नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो। साथ ही दोस्तों इसके अलावा फसल बीमा योजना का लेना है लाभ तो 31 जुलाई से पहले कर लें ये काम। इसके अलावा नहीं माना दिल्ली सरकार का आदेश, अब गंगाराम अस्पताल के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। जानने के लिए बने रहिए अंत तक। इसी के साथ ग्राफ बता रहा है कि अभी बाकी है भारत में कोरोना महामारी का सबसे बुरा दौर। जानेंगे पूरी खबर। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में कोरोना संकट के बीच देश भर में 8 जून से नहीं खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल। साथ ही कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने में जोर शोर से जुटी भारत की ये कंपनी। जानिए क्या है पूरी तैयारी, जानेंगे सभी खबरों को इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों को आपको बताने वाले हैं, जिनमें से कुछ खबरें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है, तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना महामारी की अब तक की ताजा अपडेट। दोस्तों आपको बता दें भारत में कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या 2,37,000 से अधिक हो चुकी है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। इनमें से 1,17,000 से अधिक लोगों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 1,13,000 से अधिक लोग महामारी को हरा चुके हैं। और दोस्तों भारत में 6,649 से अधिक लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सीएम योगी बोले अनलॉक 1 का मतलब आजादी नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो। दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस संक्रमण प्रसार की चेन तोड़ने के लिए पूरी सावधानी बरतने पर जोर देते हुए शनिवार को कहा कि अनलॉक 1 का मतलब स्वतंत्रता नहीं है। उन्होंने 2 गज की दूरी के नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा यह सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ 5 से अधिक लोग एकत्र न हो। पुलिस लगातार गश्त करते हुए कहीं भी भीड़ जमा ना होने दे। आज हुए एक बैठक में मुख्यमंत्री योगी अनलॉक 1 की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में चरणबद्ध तरीके से छूट देने की व्यवस्था की गई है और इसके तहत 8 जून से विभिन्न गतिविधियों को छूट दी जानी है। मुख्यमंत्री ने 15 जून से 30 जून 2020 के मध्य से 1 करोड़ मानव दिवस प्रतिदिन सृजित करने के लिए एक कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें योगी ने नगर विकास विभाग तथा ग्राम्य विकास विभाग को निर्देश दिया कि स्ट्रीट वेंडरों को रोजगार देने के संबंध में एक जनपद का चयन करते हुए उसका अध्ययन करें तथा स्ट्रीट वेंडरों को प्रधानमंत्री पैकेज के साथ जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराने का एक मॉडल तैयार करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि कोई सड़क पर ना सोए। प्रधानमंत्री के पैकेज में श्रमिकों एवं कामगारों के लिए किराए पर मकान उपलब्ध कराने हेतु भवन निर्माण की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में कार्यरत अन्य राज्यों के श्रमिक यदि अपने गृह प्रदेश जाना चाहते हैं तो उनकी सकुशल वापसी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। दोस्तों आपको क्या लगता है, सरकार द्वारा लॉकडाउन में दी गई छूट को आप कितना सही मानते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, फसल बीमा योजना का लेना है लाभ तो 31 जुलाई से पहले कर लें ये काम। दोस्तों आपको बता दें अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो 31 जुलाई 2020 से पहले बैंक शाखा को सूचित करें ताकि किसी आपदा में अगर आपकी फसल नष्ट हो जाती है तो उस नुकसान की भरपाई हो सके। भूकंप, हिमस्खलन, भूस्खलन, सूखा, तूफान, बाढ़, आगजनी, बादल फटना, फसल में कीड़े लगने और शीतलहर से आपकी फसल नष्ट होने पर नुकसान की भरपाई मोदी सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करती है। हालांकि इस स्कीम से जुड़े न होने पर भी किसानों को फसल के नुकसान की स्थिति में बैंकों से बड़ी मदद मिल सकती है। 31 जुलाई तक बैंक शाखा को किसान अपनी एक फोटो, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, खेत का खसरा नंबर और खेत में फसल का सबूत पेश करें। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, नहीं माना दिल्ली सरकार का आदेश, अब गंगाराम अस्पताल के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। दोस्तों आपको बता दें कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम को लेकर अस्पतालों के खिलाफ सख्त हुई दिल्ली सरकार ने राजधानी के मशहूर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। ये एफआईआर सरकारी आदेश न मानने को लेकर दर्ज की गई है। बताया गया है कि दिल्ली में कोरोना का असर कम करने के लिए जरूरी है कि सैंपल आरटी-पीसीआर ऐप के जरिए ही लिए जा सकते हैं, लेकिन गंगाराम अस्पताल में 3 जून को भी आरटी-पीसीआर का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसे सरकारी आदेश की अवहेलना मानते हुए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। आईपीसी की धारा 188 के तहत गंगाराम अस्पताल के खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज हुई है। दरअसल दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के सही आंकड़ों के लिए सरकार ने इस ऐप के इस्तेमाल को अनिवार्य किया है। कोरोना सैंपल लेने वाले सभी लैब आरटी-पीसीआर ऐप के जरिए ही सैंपल ले सकती हैं, ताकि कोरोना से संबंधित डेटा रियल टाइम में सरकार के डेटाबेस में आ सके और इसमें कोई दोहराव या गलती भी ना हो। लेकिन गंगाराम अस्पताल में इस ऐप का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से उसके खिलाफ सरकार ने एफआईआर दर्ज कराई है। दोस्तों आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, ग्राफ बता रहा है कि अभी बाकी है भारत में कोरोना महामारी का सबसे बुरा दौर। दोस्तों आपको बता दें स्पेन, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे प्रमुख यूरोपीय देशों ने अपने यहाँ लॉकडाउन में पहले फेज की रियायत तभी देना शुरू किया जब उनके यहाँ इस महामारी से जुड़े नए मामलों का ग्राफ अपने शीर्ष बिंदु पर पहुंचकर नीचे गिर गया था। आपको बता दें कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 24 मार्च से देश भर में घोषित लॉकडाउन को भारत सरकार ने आगे बढ़ा दिया है।
लेकिन अब लॉकडाउन में पहले जैसी सख्ती नहीं रहेगी। व्यावहारिक तौर पर देश अब धीरे धीरे लॉकडाउन की समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। लॉकडाउन पर सरकार के हालिया निर्णयों ने इसकी सफलता या असफलता को लेकर बहस छेड़ दी है। कुछ लोगों का मानना है कि लॉकडाउन से देश में कोरोना की स्थिति पर काबू पा लिया गया है। उनके ऐसा मानने के पीछे संख्या का गणित है, जिसके आधार पर वे अलग अलग देशों, खासकर विकसित देशों में कोरोना से प्रभावित लोगों की तुलना भारत में कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या से करके देख रहे हैं, तो ये संख्या काफी कम नजर आ रही है। ऐसी तुलना में इन देशों की जनसंख्या को एक पहलू के तौर पर शामिल कर लेने पर भारत की स्थिति और बेहतर दिखती है। दोस्तों, लॉकडाउन को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, कोरोना संकट के बीच देश भर में 8 जून से नहीं खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल। दोस्तों, आपको बता दें, देश भर में 8 जून से सभी धार्मिक स्थल नहीं खोले जा सकेंगे। कुछ मंदिरों के कपाट 8 जून को भी बंद ही रहेंगे। मथुरा के सभी बड़े मंदिर और दिल्ली के भी कुछ बड़े धाम के कपाट 8 जून से नहीं खुलेंगे। दिल्ली के प्राचीनतम मंदिरों में से एक यमुना बाजार स्थित मरघट वाले हनुमान जी के रूप में प्रसिद्ध मंदिर के ट्रस्ट ने भी अभी संयम और एहतियात बरतते हुए सुरक्षा और बचाव के सभी उपाय होने तक मंदिर के द्वार न खोलने पर सहमति जताई है। आपको बता दें, मरघट वाले श्री हनुमान मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत वरुण शर्मा ने आज तक से बातचीत में कहा कि मंदिर में आने वाले दर्शनार्थी और श्रद्धालु भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं। नया फर्श और रेलिंग लगाकर साफ सफाई की व्यवस्था के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे मंदिर खुलने के साथ ही उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित और भगवान के दर्शन के इंतजाम में सहायता होगी। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन को भी यहाँ एहतियाती उपाय तय करने होंगे। मंदिर प्रशासन का कहना है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने पर ही मंदिरों को खोलने की इजाजत दी जाए, नहीं तो कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आगे और भी बड़ी खबरें बाकी है, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को जरूर दबाएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, कोरोना के चलते अब एमपी के स्कूलों में 30 जून तक छुट्टी, ऑनलाइन ही होंगी क्लास। दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों की छुट्टियां 30 जून तक बढ़ा दी हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए पहले सरकार ने 7 जून तक स्कूलों में अवकाश की घोषणा की थी, लेकिन प्रदेश में वायरस के संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए इन छुट्टियों को अब 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। शनिवार को मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी। विभाग ने इस बाबत जारी नोटिस में कहा है कि प्रदेश के समस्त शासकीय, अशासकीय विद्यालय और शिक्षक प्रशिक्षक संस्थाओं में विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए पहले 7 जून तक अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसे 30 जून तक बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, एलएसी पर तनाव को लेकर भारत चीन के मिलिट्री कमांडरों के बीच बातचीत खत्म, मोल्डो में हुई बैठक। दोस्तों, आपको बता दें, भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच लद्दाख में जारी तनाव पर अहम बैठक खत्म हो गई है। भारतीय सेना के ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने भारत की ओर से बैठक की अगुवाई की। वो मोल्डो से लेह की ओर लौट रहे हैं। आपको बता दें, चीनी सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक से पहले भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने भारत के कमांडरों के साथ बात की और लद्दाख में हालात का जायजा लिया। ये बैठक मोल्डो में हुई, जो टकराव की जगह से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। जहां बैठक हुई वो जगह चुशूल से विपरीत चीनी नियंत्रण के इलाके मोल्डो में स्थित है। भारत और चीन के बीच मौजूदा विवाद को निपटाने के लिए दोनों देशों के बीच कॉर्प कमांडर स्तर पर यह बैठक बुलाई गई थी। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने सीमा पर जारी तनाव को लेकर बातचीत की। भारत की मांग है कि चीन एलएसी के पास के इलाकों से अपनी सेना के साथ पीछे हटे। चीन सीमा पर तैनात हथियारबंद और बख्तरबंद गाड़ियों को पीछे ले जाए। भारतीय सेना पेंगोंग त्सो पर जारी विवाद को खत्म करने के लिए चीन पर दबाव बनाएगी। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, राहुल का हमला, कहा लोगों को नकद सहयोग न देकर अर्थव्यवस्था बर्बाद कर रही है सरकार। दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना महामारी से दुनिया भर में 3,95,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। इस महामारी ने दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा आर्थिक व्यवधान भी पैदा किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि सरकार कोरोना वायरस के संकट के समय लोगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों को नकद सहयोग नहीं देकर अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि सरकार का ये रुख नोटबंदी 2 है। राहुल ने एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया, सरकार लोगों और एमएसएमई को नकद सहयोग देने से इनकार करके हमारी अर्थव्यवस्था को सक्रियता के साथ नष्ट कर रही है। ये नोटबंदी 2 है। गौरतलब है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पिछले कई हफ्तों से सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि गरीबों, मजदूरों और एमएसएमई की वित्तीय मदद की जाए। उनका कहना है कि लोगों के खातों में अगले 6 महीने के लिए 7,500 रुपए महीने भेजे जाएं और तत्काल 10,000 रुपए दिए जाएं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत में कोरोना का असर ज्यादा बढ़ रहा है? कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने में जोर शोर से जुटी भारत की ये कंपनी। जानिए क्या है पूरी तैयारी। दोस्तों, आपको बता दें, ब्रिटिश ड्रग कंपनी एस्ट्राजेनेका ने भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ करार का ऐलान किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ये कंपनी कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल कर रही है और इस करार के तहत वह सीरम इंस्टीट्यूट को 1 अरब डोज सप्लाई करेगी। इसके तहत सीरम इस साल के अंत तक 40 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध कराएगी।
इन दोनों दिग्गज कंपनियों के बीच इस डील की सबसे खास बात है कि करोड़ों भारतीयों को 2020 के पहले कोविड-19 वैक्सीन मिल सकता है। एस्ट्राजेनेका के साथ ये पार्टनरशिप सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा सबसे लेटेस्ट पार्टनरशिप है। दोस्तों आपको बता दें, कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया भर की करीब 100 छोटी बायोटेक कंपनियां और एकेडमिक संस्थान जुटी हैं। इन्हें वैक्सीन के ट्रायल और तैयार करने के लिए बड़े स्तर पर फंडिंग की जरूरत है। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई नियामकीय मंजूरी की भी जरूरत होती है। अधिकतर बायोटेक कंपनियों के पास इतनी बड़े स्तर पर साधन नहीं मौजूद होते हैं। ऐसे में उन्हें बाहरी मदद की जरूरत होती है। दोस्तों आप हमारी ये वीडियो किस जिले या गांव या राज्य से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, जिससे आपके यहाँ की खबर आपको दे सके। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, जिससे वो दिन भर की बड़ी खबरों से अपडेट रह सके।